Hello students, today we study about Coulomb's law in this video। पिछले जो वीडियोस थे उसके अंदर हम लोगों ने चार्ज के बारे में चार्ज पार्ट 1, चार्ज पार्ट 2 हमने स्टडी किया, चार्ज पार्ट 3 हमने स्टडी किया। आज हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। कूलम्स लॉ क्या देता है हमें, इसको अगर हम स्टार्ट करें तो कूलम्स लॉ जो है हमें दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में हमें बताता है। इसको लॉ जो है अगर जनरली हम समझें तो पहले मैं इसका कंप्लीट आपको क्लैरिफाई करवा देता हूं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। अगर हम लोग ये जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है तो हम लोग कूलम्स लॉ को बड़ी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 एंड m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट? एंड दिस Fg इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हियर कैपिटल G इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल मीन्स ये हुआ कि ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है और यूनिवर्स के अंदर कहीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो इस पे इफेक्ट नहीं करता, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। पॉइंट मासेस के लिए यूज होता है आपका, ये भी आपको पता है। उसी चीज को आगे बढ़ाएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्ज हमने पढ़े हैं। सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q1 and second we have another charge Q2, right? This is positive charge Q1 and this is positive charge Q2. Suppose distance between two is R, right? तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा और वो जो फोर्स होगा that is इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान रखना, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी बात, ये जो चार्ज हमने लिए हैं ये चार्ज कैसे हैं, तो आंसर है पॉइंट चार्ज। चार्ज भी कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो आप कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? सपोज हमने कहा हमारे पास दो चार्ज हैं, कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और इनके बीच में वैक्यूम है, उनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। तो उस वाले केस में इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय द कूलम्स, राइट? सो कूलम ने क्या कहा हमें कि फोर्स जो इनके बीच में लगता है F, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2, इन दोनों का प्रोडक्ट, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से ध्यान दें, Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू, राइट? ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू ये होती है। ये किसने बताया हमें, कूलम ने। अब ये फोर्स कहां कहां एप्लीकेबल है, इस फोर्स के क्या क्या मायने हैं, उन सब के बारे में हमें डिस्कशन करना है। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो देखिए, अगर ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता दैट इज अट्रैक्शन फोर्स। उस फोर्स की नेचर कैसी होती, अट्रैक्शन। बिकॉज वी नो माइनस एंड प्लस, अपोजिट पोलरिटी के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, अट्रैक्शन, ठीक है? और सेम पोलरिटी के बीच में अगर फोर्स होता है वो कौन सा होता है, रिपल्सन। ये हमें पता है। तो अगर सेम पोलरिटी का होगा तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा। और अगर ये दोनों अपोजिट पोलरिटी के हैं तो फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन। इट मींस हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी नेचर अट्रैक्शन भी हो सकती है और
रिपल्सन भी हो सकती है। क्लियर है इतनी बात? आगे देखते हैं। अगर ये फोर्स है तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है इसी के अलोंग होती है। या तो ये इधर होगी या फिर इधर होगी, लेकिन होगी हमेशा इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। दूसरी बात देखिए, ये जो फोर्स लग रहा है दैट Fe, ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन से चार्ज पे लग रहा है? तो आंसर है इस चार्ज पे भी फोर्स लग रहा है और इस चार्ज पे भी फोर्स लग रहा है। इस Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो कौन होगा? Q2, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 एंड फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 इन मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में फिर से देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन होती है। पहले जनरली हमें समझना है। अब कूलम्ब्स लॉ में जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें मेन थिंग्स क्या है? दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज, ठीक है। जिन बच्चों को मान लो पॉइंट चार्ज नहीं पता है, पॉइंट मास आपने पढ़ा है, उस हिसाब से हम पॉइंट चार्ज समझ सकते हैं। पॉइंट चार्ज का मीनिंग है कि ये जो चार्ज है, मान लो कोई स्फेयर है दो, ये दो मान लो क्या है, कोई स्फेयर है, वो चार्ज स्फेयर है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इनके साइज और इनकी रेडियस उनकी कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हो। ये जो डिस्टेंस है वो बहुत क्या हो? ज्यादा हो। उस वाले केस में इन दोनों स्फेयर को हम क्या मान सकते हैं? पॉइंट चार्ज। अगर साइज बहुत कम होगी इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, देन उस वाले केस में हम इसको क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। क्लियर? इसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि मान लो हमारे पास स्फेयर नहीं है और पर्टिकुलर कोई स्ट्रिप है, रिंग है, हाफ रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, राइट? तो उस वाले केस में हम लोग पॉइंट चार्ज इनको कैसे कंसिडर करेंगे? तो उस वाले केस में अगर इस स्ट्रिप के कारण, इस स्ट्रिप पे मान लीजिए कोई चार्ज है, इस स्ट्रिप पे क्या है? चार्ज है। उस वाले केस में इससे कोई डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है इस स्ट्रिप की लेंथ के कंपैरिजन में, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस पे इस चार्ज का इफेक्ट अगर हम देखें और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है किसकी कंपैरिजन में? इसकी लेंथ के कंपैरिजन में, उस वाले केस में इसको भी क्या मान लेंगे? पॉइंट चार्ज मान लेंगे। ठीक है? और ऐसे इसके लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे कोई चीज हो तो उसको भी क्या मान लेंगे? पॉइंट चार्ज मान लेंगे। बट ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो उस वाले केस के अंदर हम इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते। और जब हम पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते तो फिर ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या होगा? तो आंसर है 11th क्लास में हमारे पास जो है पॉइंट मास के क्वेश्चन थे और उनको हम सॉल्व नहीं कर पाए तो हम लोग इंटीग्रेशन मेथड काम में लेते थे। एक छोटा सा पार्टिकल लेते, एक छोटा सेगमेंट लेते थे, उस सेगमेंट को पॉइंट मास मान लेते थे, उस सेगमेंट को छोटा सा टुकड़ा मान लेते थे और उसके कारण जो इफेक्ट आते थे उनको हम सॉल्व करते थे और सबका क्या करते थे? इंटीग्रेशन करते थे। तो वही काम यहां से करना पड़ेगा हमें। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने जब न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं? इनके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो जब भी आपके पास पॉइंट चार्ज नहीं हो उस वाले केस में हमें कौन सा मेथड काम में लेना है? तो आंसर है इंटीग्रेशन मेथड, यानी इंटीग्रेशन अप्रोच हमें यूज लेना है। राइट? खैर ये कुछ अलग सी चीजें थी जो आपको पता होना जरूरी थी। हम बात कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ की। सो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट यहीं से बन गया। देखिए स्टेटमेंट क्या हुआ? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, दिस डिपेंड्स ऑन माइनस एंड प्लस चार्जेस repulsion between any two stationary point charges, any two stationary point charges, ये Q1 and Q2 should be stationary or at rest। अगर ये मूव करेंगे उस समय यही नहीं एक मैग्नेटिक जो है फोर्स वो भी काम करता है। तो कूलम्ब्स लॉ में हम स्टेशनरी चार्जेस की बात करते हैं। सो
at any two stationary point charges separated at a finite distance is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them, and direction of this force is always along the line joining the two charges. ये इधर, ये दोनों इस तरफ भी हो सकते हैं, इस तरफ ऐसे और ऐसे, अगर इनमें एक भी नेगेटिव हो तो। क्लियर होगी बात? ओके, तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, जो है आप पॉज करके पीछे इसको दोबारा लिख सकते हैं। ओके, तो मुझे इससे मतलब है, मैं इसको समझा रहा हूं आपको, जो तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम में आने वाला है। देखिए दिस इज, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe is given by, this force is known as Coulomb force, right? So Fe equals to K proportional constant Q1 Q2 upon R square. So what is K? So value of K is given by 1 by 4 pi epsilon naught. This is a Greek word और इसको हम कहते हैं एप्सिलम। क्या कहते हैं? एप्सिलम। So 1 upon 4 pi epsilon naught, and this value of this 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 की power 9, 9 into 10 की power 9, right? Okay, this is the value of K, this one. अब अगर आपको K की यूनिट चाहिए तो क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, राइट? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? सो एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of vacuum, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। वैक्यूम वाले केस के अंदर परमिटिविटी बोलते हैं इसको, वैक्यूम के केस में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब अगर वैक्यूम है तो इसका जो इफेक्ट है इसके ऊपर, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसके कारण चार्ज कारण जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो लाइंस बनती हैं, फील्ड लाइंस बनती हैं, वो कितनी इसके अंदर से परमिट करती हैं, उसको हम परमिटिविटी कहते हैं। सो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, राइट? वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.86 into 10 की पावर माइनस 12, 8.86 into 10 की पावर माइनस 12, and unit of epsilon naught, this one epsilon naught, unit of K is Newton meter square per Coulomb square. This is inversely proportional. It means unit of epsilon naught is C square in Coulomb square per Newton meter square. क्लियर होगी बात? ये आपको याद होने चाहिए डायरेक्ट आंसर्स। के की वैल्यू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर लिख सकते हो, where epsilon naught is permittivity of vacuum and the value of epsilon naught is 8.86 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट? ओके, डायमेंशन देखिए, इसकी डायमेंशन इसकी बनानी है। इसकी डायमेंशन यहां से बन रही है हमारे सामने। कूलम्ब, कूलम्ब मतलब चार्ज, चार्ज का क्या होता है? A1 T1 अपॉन न्यूटन क्या होता है? mL/T-2, और मीटर स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे? L स्क्वायर। सो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या बन जाएंगी, देख लेते हैं यहां से। इसकी डायमेंशन बनेंगी m-1, दिस L एंड दिस L की पावर 3, L3, ऊपर जाएगा L-3, T दिस -2 ऊपर जाएगा +2, सो T+3, m-1 L3 और T-2, और ऊपर एक प्लस का 1 है तो 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा A1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, राइट? ओके,
ये जो फॉर्मूला है या मैं इसको बोलूं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपको हमेशा याद रखनी है कि कूलम्स लॉ क्या है, तो ये आंसर है इसका। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर होगी बात? ओके। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि ये वैक्यूम था दोनों के बीच में, ये क्या था? वैक्यूम था। अगर ये वैक्यूम नहीं होता और दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम जो है फिल किया होता, यहां पे कोई भी मीडियम फिल किया होता, उस वाले केस के अंदर क्या फोर्स की वैल्यू यही होती या फिर फोर्स की वैल्यू कुछ चेंज हो जाती, और अगर चेंज होती तो वो डिक्रीज होती या फिर इंक्रीज होती। ये हमारे सामने क्वेश्चन बनता है इसका। तो इसके लिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने लिखा इफ क्या होता मीडियम बिटवीन चार्जेस, अगर दोनों चार्जेस के बाद में इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, मीडियम क्या हो सकता है? तो मीडियम सुनिए, मीडियम आपका एनी इंसुलेटर, कोई भी इंसुलेटर हो सकता है, आपका कंडक्टर भी हो सकता है, ये मीडियम हो सकते हैं इनके बीच में। इंसुलेटर का मीनिंग क्या होगा? सपोज मैंने क्या किया, इन दोनों चार्जेस के बीच में, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, इन दोनों के बीच में मैंने ये डस्टर कंप्लीट फिल कर दिया। क्या कर दिया? कंप्लीट फिल कर दिया। ये दिस इज द मीडियम, डस्टर आपने लगा दिया। अब अगर डस्टर लगा दिया, उस वाले केस में परमिटिविटी, देखिए परमिटिविटी कितना परमिट करता है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आगे पढ़ोगे, कितना परमिट करता है ये मीडियम, वही तो परमिटिविटी होती है। इसका मतलब इस मीडियम की कोई ना कोई परमिटिविटी है, और वो एप्सिलॉन नॉट नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी किसकी है? आंसर है वैक्यूम में। और अगर मैं इस डस्टर की जगह पे, अगर मैं ये कॉपी इन दोनों के बीच में लगाता हूं, तो मैंने इसके अंदर कागज भर दिया, तो कागज हमारा मीडियम हो गया। मैंने कॉपर लिया, कॉपर दोनों के बीच में लगा दिया, तो कॉपर हमारा मीडियम हुआ। कोई भी मेटल लिया, मेटल उठाया, इन दोनों के बीच में लगाया, तो मेटल हमारा मीडियम हो गया। तो मीडियम जो है वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इंसुलेटर और इट कैन बी कंडक्टर, राइट? ओके। अगर हम मीडियम भरते हैं तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स Fm in the presence of medium Fm is equals to 1/4 pi epsilon, not epsilon naught. This is epsilon. This epsilon is what? तो आंसर है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की जगह पे क्या लिखा जाएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और वी कैन से एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सो दिस इज एप्सिलॉन and Q1 Q2 by R square, Q1 Q2 by R square. So this is the formula for in the presence of medium force है ये Fm, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू ये होगी, राइट? सो वेयर एप्सिलॉन इज व्हाट, तो आप कहोगे परमिटिविटी of मीडियम, और इसको हम एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर होगी बात? अब थोड़ा सा और इस पे आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, दोनों चार्जेस के बीच में डस्टर रखा। पहले क्या था? कुछ नहीं था। एक्सपेरिमेंट करके देख रहे, ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि इनके बीच में कुछ नहीं है, तो वैक्यूम है, वैक्यूम है, हमने चार्जेस की वैल्यू रखी, ये जो चार्जेस हमने लिए थे किसी भी एक्सपेरिमेंट के, इनमें बीच में डिस्टेंस थी, उसका हमने ले लिया, वैल्यू को रख के हमने सॉल्व किया। सपोज Fe आया आपके पास 100 न्यूटन, सपोज इन द केस ऑफ वैक्यूम। आफ्टर दैट वी पुट हियर डस्टर मीन्स वुड। अब आपने वुड रख दिया
और फिर से इसका रिजल्ट निकाला, ये रखे। जब ये रखा और आपने इसका रिजल्ट निकाला तो फोर्स आया आपके पास, और फोर्स जो आया, सपोज वो आया 50 न्यूटन, मान लेते हैं 50 न्यूटन। सो एफ इन केस ऑफ मीडियम एफ एम 50 न्यूटन, राइट। अब ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, हमने क्या किया, डिवाइड किया एफ ई अपॉन एफ एम, एफ ई अपॉन एफ एम 100/50 मीन्स 2, कितना आया 2, राइट। क्या इसी को डायमेंशन, सॉरी इसका कोई यूनिट होगा तो आंसर है यूनिटलेस, बिकॉज न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या आएगा यूनिटलेस। बट दिस वैल्यू इज व्हाट, कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज व्हाट, कांस्टेंट। कैसे हुआ कांस्टेंट, देखिए आज आपने वैक्यूम के लिए आंसर निकाला 100 आया, आज ही आपने वुड रख के आंसर निकाला 50 न्यूटन आया, फोर्स का जो वैल्यू है वो 50 न्यूटन आया। आज के 20 इयर्स बाद आपने ये वुड रखा, इसके ऊपर वुड रखा यहां, फिर आपने आंसर निकाला 50 न्यूटन तो आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। डिवाइड करेंगे तो हमेशा फिर से क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और वो जो कांस्टेंट है वही डिसाइड करता है कि कितनी परमिटिविटी है। जितना ज्यादा 2 की वैल्यू होगी परमिटिविटी उतनी ही कम हो जाएगी, तो ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, जो मैंने ये किया है वो मैं यहां कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं मिटाने जा रहा हूं, आप पॉज करके उतार ले सभी चीजों को, जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे आप इसको उतार लें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं ये कहूं आपसे दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो 1/2, 1/2, तो 1/2 मीन्स एफ ई अपॉन एफ एम, एफ ई अपॉन एफ एम ये मिलेगा। एफ ई कितना है, ये है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एफ एम कितना है, तो एफ एम है, डिवाइड करना है तो उल्टा लिख देंगे इसको, 4πε अपॉन Q1 Q2, 4πε, ठीक है। और ऊपर क्या नीचे क्या था, Q1 Q2, और यहां क्या आ जाएगा R स्क्वायर। तो ये आपके सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपको बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एफ ई अपॉन एफ एम। ये तो ये जो आपको मिलेगा ये अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू, देखिए एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया, उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी, और एप्सिलॉन की वैल्यू जो परमिटिविटी उसके लिए जो एप्सिलॉन आएगा उसकी भी कोई वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। या फोर्स के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, तो एफ ई अपॉन एफ एम, राइट। ये वैल्यू तो है दो, आप ढंग से ध्यान दें, दिस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट 2 which is constant एफ ई अपॉन एफ एम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनको एक कांस्टेंट लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन आर, क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन आर लिखूंगा। इस एप्सिलॉन आर का मीनिंग होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी यूज एप्सिलॉन आर, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और जो सबसे ज्यादा काम में हम लेते हैं वो होता है इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। सो एप्सिलॉन आर इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, ओके। तो एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या हुई, तो रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और क्या कह सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशियो को भी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, right। So this is a constant
और डायमेंशनलेस। ध्यान दें, दिस एप्सिलॉन आर व्हाट, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। तो एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंसुलेटर को डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी कहते हैं। इंसुलेटर जो आपका आता है, इंसुलेटर, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी कहते हैं इंसुलेटर को। क्लियर होगी बात? तो ये था आपका कूलम्स लॉ मीडियम के केस में और वैक्यूम के केस में। ठीक है, अब हम ये चाहेंगे कि जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, किधर लगता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जो है पॉज करके उतार लें, और इसके बाद जो है हम लोग लेंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। यहाँ हमने मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व किया है, उसके बाद हम लेंगे इसका वेक्टर फॉर्म, और उस वेक्टर फॉर्म से समझेंगे कि कूलम्स लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, जो हमने क्लास 11th में स्टडी किया। एक्शन रिएक्शन जो पेयर बनाता है वो कूलम्स लॉ भी बनाता है। इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे काम करता है, राइट। इसके अलावा हम ये पढ़ने वाले हैं कि कूलम्स लॉ जो है, जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इट मींस मैकेनिकल एनर्जी आपकी जो हैगी वो कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। और अगर इसके अलावा हम ये पढ़ने वाले हैं कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स इंटरनल फोर्स होता है। मतलब ये हुआ कि उनमें एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो ये सब चीजें हम स्टडी करने वाले हैं। आप फटाफट इसको उतार लें, अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए, सपोज क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं इसका। सपोज डेरिवेशन देखिए क्या है, वी हैव ए चार्ज q1, वी हैव ए पॉइंट चार्ज q1, पोजिशन वेक्टर of this charge suppose r1, this is origin। एक फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर ये सब चीजें कंसिडर कर रहे हैं। कूलम्स लॉ में हमें ओरिजिन चाहिएगा, ठीक है। एंड वी हैव अनदर चार्ज q2 एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज इज r2 with respect to o, and this is r1 with respect to o, right? Okay. अब फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, ध्यान देना, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 की नेचर कैसी होगी, रिपल्सन फोर्स, बिकॉज बोथ आर सेम पोलैरिटी, पॉजिटिव चार्जेस। सो ये वाला चार्ज Q2 इस पे एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, रिपल्सन का फोर्स। सो फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे। कौन लगा रहा है, 2। तो इसको लिखने, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि फोर्स ऑन 1 बाई 2 इज F12 एंड फोर्स ऑन 2 बाई 1 दिस इज F21 इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन फोर्स। ठीक है, इन 1 2 और 2 1 का मीनिंग आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और रिलेटिव स्टडी इन दोनों की हम कर रहे हैं, इन दोनों क्या कर रहे हैं, रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम निकालते हैं। देखिए, सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1 इज R21। 2 किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज R21, और इस R21 की वैल्यू कितनी होगी,
आप निकाल सकते हैं। देखिए ये पोजीशन वेक्टर इसका, ये पोजीशन वेक्टर इसका, और ये डिस्प्लेसमेंट इसका या डिस्टेंस इसकी है। तो अगर आप यहाँ पे वेक्टर एडिशन लो लगाते हो, वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन में क्या लिखोगे, R1 प्लस R21 A प्लस B is equals to C R2. So R21 is equals to R2 minus R1. So this is equals to R2 minus R1. But इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए. This is the position vector of charge Q2 with respect to 1. Clear? Okay. अब हम लिखते हैं force on 2 with respect to 1 F21. Force on 2 with respect to 1 F21 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. दोनों के बीच की डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड देखिए, दिस इज मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड. वी हैव ए डायरेक्शन also. So this is the direction R21. R21 ये जो इसकी क्या मान लेंगे, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर मानेंगे R21. राइट, ठीक है. तो 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ ये इसकी डायरेक्शन है R21 कैप. इस फोर्स की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की फॉर्म है. तो ये तो हो गया आपका यूनिट वेक्टर और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड. राइट, सो लेट्स स्टार्ट 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 बाई दिस इज R2 माइनस R1 का स्क्वायर. उसको क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए. सो दिस R21 is equals to R21 vector upon mode of R21 and R21 means R21 and R21 पावर कितनी रहेगी 3. सो दिस इज, चलो एक बार तो मैं लिख देता हूं, R21 मैग्नीट्यूड. सो दिस इज 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R2 minus R1 पावर 3 R21. ये आपको मिल गया. दिस इज F21. ये फोर्स है इस पे लगने वाला. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली फोर्स ऑन 1 with respect to 2, force on 1 with respect to 2 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by this is R1 minus R2 पावर 3 R12. हम ऐसा लिख सकते हैं. सिमिलरली पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो समझ में आ रही ना बात. ओके, अब देखिए यहां से ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है. R2 माइनस R1 करो, वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और R1 माइनस R2 करो, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. उसका फिर क्यूब करना है. क्लियर होगी, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम ही है, ये वाली सेम है, ये वाली टर्म सेम है, क्या नहीं है, R12 और R21. तो R12 और R21 का मीनिंग मतलब ये हुआ कि इनकी डायरेक्शन ही अपोजिट है. मीनिंग ये हुआ कि मैं ये लिख सकता हूं 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R1 minus R2 पावर 3 R21. अगर मैं R21 लिखता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट लिखनी होगी. दिस इज माइनस. अगर ये माइनस यहां है तो ये माइनस मैं यहां से यहां कर देता हूं. ये अब आप देखो इसको, ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये वाली, और ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये दोनों सेम ही है, क्योंकि इन दोनों को तो हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में सेम कर लिया. ये सेम है, मींस इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है F21, और ये क्या है नेगेटिव, और ये क्या है F12. यहां से शो होता है कि देखिए इनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम, बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट. इसका मतलब
1 वाला 2 पे भी फोर्स लगाता है, 2 वाला 1 पे भी फोर्स लगाता है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो दोनों रिपेल करेंगे, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, बट होंगे हमेशा कैसे, अपोजिट। ठीक है, अगर हम इसके अपोजिट बात करें, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, देन अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा और ये वाला इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ से फोर्स लगेंगे, वो भी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसलिए ये ट्रू है और ये आपका क्या बन गया, एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्लियर होगी बात। तो ये था आपका वेक्टर फॉर्म। कौन सा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इस प्रकार से वेक्टर के जो क्वेश्चन आएंगे कूलम्स लॉ के अंदर, उनको हम इस प्रकार से हमारे कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एक बार मैं पूरे बोर्ड लिख देता हूं, थोड़ा समय बच जाएगा, उसके बाद उनका एक बार जनरली हम लोग जो है स्टडी कर लेंगे। ओके, फटाफट आप उतार लो इसको, पॉज करके उतार लो। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कूलम्स लॉ से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ लिख रखी है। उससे पहले दो बातें और मैं आपको बता दूं। जिस एप्सिलॉन आर की हम बात कर रहे हैं, जिस एप्सिलॉन आर, जिसको हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में होती है, 1 और इन्फिनिटी के बीच में होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो वेरी करती है वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में वेरी करती है। दूसरा, एप्सिलॉन आर फॉर वैक्यूम, वैक्यूम अगर है, ठीक है, तो उस वाले केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1। फॉर मेटल दिस एप्सिलॉन आर इज इन्फिनिटी। मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। फॉर एयर दिस एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1.006, ऑलमोस्ट 1। तो एयर और वैक्यूम के लिए हम लोग एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा क्या काम में लेंगे, 1, राइट। और आपका एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हम ये कहें कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया था F अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, राइट। सो FM इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन आर। देखिए FM इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन आर, मीन्स ये हुआ कि मीडियम के केस में, मीडियम वाले केस में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सपोज कि दोनों चार्जेस के बीच में ऐसा मीडियम हमने भर दिया जिसका एप्सिलॉन आर 2 है, जिसका एप्सिलॉन आर कितना है, 2 है, तो उस समय आपका जो फोर्स आएगा वो जस्ट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब अगर मीडियम नहीं होता उस समय मान लो 100 न्यूटन फोर्स काम करता, तो अगर 2 वाला को हम रखते तो उसमें 50 न्यूटन आंसर होता। मीन्स ये हुआ कि मीडियम को प्लेस करने के बाद फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। वो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, क्योंकि उसका एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी डिफरेंट होगी डिफरेंट मीडियम के लिए। अब अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल के लिए हमारे पास एप्सिलॉन आर कितना है, इन्फिनिटी। जब मेटल के लिए इन्फिनिटी एप्सिलॉन आर है, इसका मतलब हुआ कि आपका Fm कितना आएगा, F अपॉन एप्सिलॉन आर, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू 0। मीन्स ये हुआ अगर हम मेटल रखते हैं तो उस वाले केस में फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंप्लीटली 0 हो जाएगी। ठीक है, ये उस समय थोड़ा समय रह गया था, उसको मैंने एक बार आपको डिस्क्राइब कर दिया है। क्लियर होगी बात। तो इस पे न्यूमेरिकल जो भी होंगे वो इजी वे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, छोटे छोटे टाइम पास वाले वो कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको कर नहीं रहा हूँ, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। पहले वैक्यूम के अंदर 16 फोर्स लगा, 16 न्यूटन। अब आपने जो है एप्सिलॉन आर रखा जिसका 2 था वैल्यू, फिर वो वैल्यू जो है चेंज हो सकती है। खैर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की
कि आप जब कूलम्स लॉ पढ़ते हैं तो उस वाले केस में कौन कौन चीजें हमें पता होनी चाहिए, साथ साथ याद होनी चाहिए। दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्टेशनरी चार्जेस ओनली, पॉइंट चार्ज एंड स्टेशनरी चार्ज। Second thing is this law is valid for distance from 10 की पावर -15 to few kilometers। 10 की पावर -15 इससे कम डिस्टेंस अगर दोनों चार्जेस के बीच में होगी तो 100% मान के चलिए कि वहां आप कूलम्स लॉ को वैलिड नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, राइट। तो प्रोटॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 की पावर -15 से भी कम है, इसलिए यहां पे कौन सा लॉ नहीं लगता है, कूलम्स लॉ नहीं लगता है। क्योंकि अगर कूलम्स लॉ लगता तो इनके बीच में रिपल्सन होता, और रिपल्सन होता तो ये कभी भी न्यूक्लियस में नहीं रह पाते। तो फिर यहाँ पे तो कौन सा फोर्स काम करता है, यहाँ तो न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं। इस वाली डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड व्हेन एनी चार्ज इज ब्रॉट टू नियर। आपके पास सिस्टम एक चार्जेस का, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उस पे तीसरे वाले का कोई इफेक्ट नहीं होता। दो के बीच में जो वैल्यू आएगी उस पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उस फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये इसका मीनिंग है। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आप सब समझते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, राइट। इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। फॉर सिस्टम इट इज ए इंटरनल फोर्स। एक सिस्टम में हमारे पास जब इनकी बात करते हैं दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो इंटरनल फोर्स होता है। उस समय एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो हम जानते हैं उसका मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट बिकॉज F external is equal to dp upon dt। हम जानते हैं इस बात को। सो dp जब F external जीरो रहेगा तो dp भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एंड दिस फोर्स इज फॉलो द रूल ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1/r स्क्वायर को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी, क्लियर। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सोच के जवाब देना मुझे, इसको तो आप लिख ले पॉज करके। क्वेश्चन ये है, इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, इफ Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0, इस पे आपको कमेंट करना है। क्या बात समझ में आती, इस पे आपको कमेंट करना है। फटाफट सोचो, फटाफट सोचिए। देखिए इसकी बात करते हैं, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इनका प्रोडक्ट करने पे जो वैल्यू होगी वो 0 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। 0 से ज्यादा कब हो सकती है, अगर इनमें एक भी नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ तो वैल्यू तो नेगेटिव में चली जाएगी, वैल्यू किसमें चली जाएगी, नेगेटिव में। इसका मीनिंग हुआ कि या तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। या तो दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव, या दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, प्लस प्लस अगेन ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। इट मींस ये Q1 और Q2 क्या हैं, सेम पोलरिटी के हैं। कैसे हैं, सेम पोलरिटी के हैं। इसका मतलब Q1 और Q2 में रिपल्सन काम करेगा। क्या करेगा, रिपल्सन काम करेगा। तो इसका आंसर तो आपको आ ही गया होगा, इसमें क्या करेगा, अट्रैक्शन। समझ गए होंगे। दिस इज लेस देन वन इज माइनस एंड अनदर वन इज प्लस। सो इसके अंदर अट्रैक्शन काम करेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके अंदर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विच फोर्स इज लार्ज, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फटाफट बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, या फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो है वैल्यू ज्यादा होती है।
तो सिंपल एग्जांपल देखिए, हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, सिंपल एग्जांपल से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक बॉडी ली, उस बॉडी को रब किया सूखे बालों में, किसी का इस कपड़े के ऊपर रब किया, तो हमने क्या देखा था कि ये यहाँ ऊपर जो है कुछ पार्टिकल्स पड़े हैं, डस्ट पार्टिकल पड़े हैं, और जब हम इसको रब करके यहाँ लेके आते हैं उस वाले केस के अंदर क्या होगा, ये पार्टिकल्स यहाँ से ऊपर जाते हैं। ऊपर क्यों जा रहे हैं, इसके पास एक फोर्स है, उस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब पार्टिकल ऊपर जा रहा है और नीचे कौन सा फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हुआ, इसीलिए तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ग्रेविटेशन ज्यादा होता तो ये उठता ही नहीं, नीचे की तरफ जाता। तो एक बात तो एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, वो जो है आपका स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है। क्लियर होगी बात। और ग्रेविटेशनल की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि इन दोनों में डिफरेंस बताइए आप, तो एक तरफ तो आप लिख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरफ लिख सकते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिफरेंस क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो किन के बीच में लग रहा है, दो मासेस m1 और m2, और दोनों मास ही हैं और उनकी नेचर सेम है, उनमें माइनस प्लस होता ही नहीं है। जबकि चार्जेस की बात करें तो आपके पास दो चार्ज होते हैं Q1 और Q2, वो दोनों प्लस हो सकते हैं, वो दोनों माइनस हो सकते हैं, उनमें से एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है। जबकि इसमें तो क्या होंगे, केवल मास m1 और m2, पहला डिफरेंस। सेकंड देखिए, इसके अंदर आप कैपिटल G लेते हो जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हो, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। चाहे आप यूनिवर्स के अंदर कहीं भी चले जाओ, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। बट यहां जो कांस्टेंट होता है, दिस इज K, वो क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। क्योंकि मीडियम के लिए 1/4πε लिखते हो और वैक्यूम के लिए 1/4πε0 लिखते हो। तो यहां ये इस पर डिपेंड करता है। ये जो है इसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, लेस एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, मोर। समझ में आ गई बात। और देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम देख रहे थे, तो अपनी अर्थ है, मून है, इनके बीच में भी फोर्स काम करता है, और इस पार्टिकल और अर्थ के बीच में भी फोर्स काम करता है, दो मासेस के बीच में भी ये फोर्स काम करता है। यानी इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, इसकी जो रेंज है वो क्या है, बहुत ज्यादा। फोर्स की वैल्यू तो क्या है, कम, बट इसकी रेंज क्या है, ज्यादा है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज कम है, 10⁻⁻15 से पहले तो लगता नहीं है, इसके बाद लगता है, तो कुछ ही किलोमीटर तक वो फोर्स काम कर सकता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक जो है काम नहीं कर सकता। मीन्स ये हुआ कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, ज्यादा है, और इसकी जो रेंज है वो क्या है, कम है। ये इनमें आपस में कुछ डिफरेंस हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये था ऑल ओवर कूलम्स लॉ की थ्योरी। अब आने वाले वीडियोस के अंदर आप लोगों को मिलेंगे कूलम्स लॉ के जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल आपको 0 to हीरो बनाएंगे। 0 to हीरो, 0 से लेके एडवांस तक के जितने भी न्यूमेरिकल आपके बनते हैं वो सब मैं आपको कराऊंगा, चाहे उसके लिए आपको 2 वीडियो बनाने पड़े या चाहे 3 वीडियो बनाने पड़े, राइट। तो वो सब आपके पास कब पहुंचेंगे, जब आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने साथियों के पास भेजेंगे इसको। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आने वाले न्यूमेरिकल्स आपके कूलम्स लॉ को अच्छी तरह से आपको सॉल्व करा देंगे, हर चीज को आप समझ जाओगे, और उससे आपका इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है उसको भी, जिनको नहीं आता उनको सीखने में फायदा मिलेगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।